औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो ख़ातमुन नबिय्यीन है। आज बोलो अब सुबह की टीम मशहूर एजुकेशनिस्ट जनाब इनाम साहब के साथ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पैलेस्टाइन के हवाले से कि सर ये पैलेस्टाइन का मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। बेसिकली तो ये मसला काफ़ी पुराना है, एज इनके 19 से शुरू हुआ है बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद से, और ये दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है। सबसे पहले जब हिटलर ने ज्यूज़ को निकाला तो उन्हें कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। ना उन्हें ब्रिटिश एक्सेप्ट करना चाहते थे, ना अमेरिकन, ना यूरोपियन। यूरोपियन से तो इनफैक्ट निकाला था। तो बेल्फोर डिक्लेरेशन एक किया गया था, उसमें जो ज्यूज़ को लैंड दी गई थी वो फ़लस्तीन वाली दी गई थी। और उसकी आप अगर वो डिक्लेरेशन पढ़ें तो उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी इंडिजिनस पॉपुलेशन को कंसीडर ही नहीं किया गया। जिस तरह अमेरिकन ने खुद अपने रेड इंडियंस को इग्नोर किया और उन्हें मैसेकर का निशाना बनाया, उसी तरह इन्होंने फ़लस्तीन की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी उनको इग्नोर किया। और वो क्यों किया? क्योंकि जो अरब्स थे उन्होंने इनडायरेक्टली अपनी सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ जाके लंदन के साथ किया, ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने इल्हाक किया। और उन्होंने इस ज़मीन का, आई वुड से, मेरे पर्सनल उसके ओपिनियन के मुताबिक इस ज़मीन का सौदा किया, जिसके बाद उन्होंने उनको, ब्रिटिशर्स को, इतना राइट दिया कि वो फ़लस्तीन की ज़मीन ज्यूज़ को दे सकें। और फिर ज्यूज़ के वो सारे जो निकाले गए थे वहाँ से, वो सारे के सारे आके इनके शोर्स पे आना शुरू हो गए। और दीज पीपल बीइंग द जनरस, मुस्लिम्स की ऑलवेज वो है टर्मिनोलॉजी की, जनरस होते हैं बहुत ज़्यादा, एक उनकी क्वालिटी है। तो उन्होंने अपनी जनरॉसिटी का मुजाहरा करते हुए उन्हें एक्सेप्ट किया, उन्हें अपने साथ खिलाया पिलाया सारे। लेकिन उनके पास एक जनरेशनल वेल्थ थी जो उन्होंने वहाँ पे स्पेंड की, जिसका शायद फ़लस्तीनियों को उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि वो आए, उन्होंने उसी जनरेशनल वेल्थ के ज़रिए वहाँ पे घर ख़रीदे, ज़मीन ख़रीदी। और वही फ़लस्तीनी जो वहाँ पे गरीब थे उनको ज़मीन पर एम्प्लॉय किया कि आप खेती बाड़ी करके हमारे लिए कमाएं। तो वो वहाँ पे सेटल डाउन हो गए। जब वो सेटल डाउन हुए तो उनके जो इन्फ्लुएंसर्स थे या जो उनके हामी थे ब्रिटिश के अंदर, उन्होंने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया। और उसी असर व रसूख का नतीजा था कि 1939 में एक वाइट पेपर इशू किया गया, जिसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने इस ज़मीन को ज्यूज़ के लिए मतलब फाइनलाइज कर दिया। पहले तो सिर्फ एक ऑप्शन दी थी ना, उसके बाद फिर उन्होंने फाइनलाइज कर दिया कि ये ज़मीन इनके लिए ही इस्तेमाल होगी। और उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोजल भी दिया गया कि हम फ़लस्तीनियों को और ज्यूज़ को एक अलग अलग 2 कंट्रीज़ में डिवाइड कर देते हैं, इसराइल में और पैलेस्टाइन में। तो बेसिकली ये इशू वहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब ज्यूज़ की आमद और रफ्त वहाँ पे शुरू हुई। सर ये कौन से सन की बात है जब ये इशू जो है क्रिएट हुआ, या ये जो अमेरिकन हैं या ब्रिटिश वाले हैं, इन्होंने क्यों इतना असर लिया कि ज्यूज़ का इतना असर लिया कि पैलेस्टाइन पे इस तरह जुल्म करना शुरू कर दिया? सर बेसिकली इशू ये है कि ये इशू एक सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट नहीं हुआ। ये 1906 से ऑनवर्ड हल्का 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 ऊपर की तरफ जाता रहा। विद टाइम रियलाइज़ होना शुरू हो गया था पैलेस्टीनियंस को कि ये इशू कल को हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनेगा। अब 1939 में उन्होंने सजेस्ट किया कि जी 2 मुल्क अलग-अलग बनने चाहिए। 1948 के अंदर UN रेजोल्यूशन पास हो गई, जिसके अंदर उन्होंने फ़लस्तीन और इसराइल को 2 सेपरेट कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया। वो फॉर्मल रिकॉग्निशन थी उसकी। अब डिफरेंस कहाँ जाके आता है कि जो लोकस ऑफ पावर है वो कभी भी मुसलमानों के पास नहीं रहा आफ्टर द डिमाइज ऑफ सल्तनत उस्मानिया।
तो आखिरी टाइम पे तो वो वैसे ही ना होने के बराबर थी ना। पहले लोकस ऑफ कंट्रोल रहा ब्रिटिशर्स के पास। जब ब्रिटिशर के पास था तो उन्होंने ब्रिटिश एम्बेसडर्स, ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनके साथ अपना ताल्लुक कायम रखा ज्यूज ने। वो अपने पैसे की बुनियाद पे, वो अपने असर रसूख की बुनियाद पे, वो जिस भी बुनियाद पे आप कह सकें। जब जंग अजीम दोम खत्म हुई है एंड अमेरिका इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर, तो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के ऊपर भी अपना असर रसूख कायम रखा, इस हद तक कि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स उस वक्त से लेके अब तक अगर उनकी कोई लॉबी है, अगर वो उसको अप्रूव नहीं करते तो वो प्रेसिडेंट नहीं बनता। अब वो उस लॉबी का नाम सॉरी मेरे जहन से निकल गया, रिसेंटली मैं पढ़ रहा था उसके बारे में। और जॉन एफ कैनेडी गालिबन एक ही था प्रेसिडेंट, क्योंकि वो एक एम्बेसडर का बेटा था। उसने मिडल ईस्ट में काफ़ी टाइम गुजारा था अपनी जवानी के दिनों में, तो उसे ग्राउंड रियलिटीज़ और डायनेमिक्स पता थी, तो उसने कंट्रोल में रखा था जायनिस्ट फैक्टर्स को। लेकिन उसके बाद जो जॉनसन आए तो वो एक पेजेंट का बेटा था, उसकी एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उसको फिर जैसे वो उसकी प्रो जायनिस्ट लॉबी ने कहा, वो उनके इन्फ्लुएंस में आके उतना ही ज़्यादा आगे चलते गए और ये लॉबी तब से चल रही है। उनका ज़्यादा सक्सेसफुल होना और हमारा आई वुड से कि पीछे जाना, उसका सबसे बड़ा नतीजा जो फॉल्ट है वो यही है कि हमने कभी भी लोकस ऑफ पावर को नहीं देखा कि वो किस तरफ से चल रही है। सर, जिस तरह आप जाइनस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि कुछ ग्रुप्स भी होंगे ज्यूज़ के अंदर, और ये क्या कौन कौन से ग्रुप हैं और क्या क्या हैं? सर बेसिकली तो इनके फिरका रिलीजियस फिरका वारियत को एक साइड पे रख के, तो इनमें बेसिकली जो जायनिस्ट हैं वो कहते हैं कि प्रॉमिस्ड लैंड वाला इनका वो है मोटो, कि ये फ़लस्तीनी ज़मीन जो सी है ये हमारी प्रॉमिस्ड लैंड थी और इसे हमने वापस एक्वायर करना है। और जो जायनिस्ट पे बिलीव नहीं रखते, ऐसे जूस भी हैं जो जायनिज़म पे बिलीव नहीं रखते, वो अमेरिका में रहते हैं, वो दुनिया के दूसरे ममालिक में रहते हैं, और उनके नज़दीक इसराइल अगर फ़लस्तीनियों पे जुल्म कर रहा है तो वो उतना ही जुल्म है जितना फॉर इंस्टेंस अमेरिका ने सीरिया में किया या रशिया यूक्रेन में कर रहा है, वो उतना ही समझते हैं उसे। सर, कुछ फ़लस्तीन पे पाबंदियाँ भी हैं इसराइल की तरफ से, तो ये कौन कौन सी पाबंदियाँ हैं और इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता था या ख़त्म किया जा सकता है या ख़त्म करना चाहिए? सर वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में जब गोरा आया था, ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स की तादाद इंडियंस के कंपैरिजन में 1% भी नहीं थी गालिबन। लेकिन गोरा जो आई एम सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड गोरा, दैट इज़ वेरी इनफॉर्मल आई वुड से, बट आई कंसिडर इट वेरी डेरोगेटरी टुवर्ड्स देम। ये डेरोगेटरी टर्म है जो हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनके अमल, उनके हुक्म को हम अपने ऊपर फर्ज समझते थे, डिस्पाइट बीइंग के वी आर द ऑनर ऑफ द लैंड, वी आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस लैंड, बट ओनली अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिशर्स केम एंड रूल्ड ऑन अस। इसी तरह एक फॉरेन लैंड से इमिग्रेंट्स उठ के आते हैं, वो आपकी ज़मीन पे आके रहना शुरू कर देते हैं। विद टाइम वो आप पर पाबंदियां लगाते हैं कि आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। इवन मैं आपको रिसेंटली इसराइल ने पाबंदी लगाई है फ़लस्तीनियों पर कि वो बारिश का पानी इकट्ठा नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इसराइली गवर्नमेंट, बारिश का पानी। और ये रिसेंटली हुआ जब इन्होंने सीज किया हुआ था हॉस्पिटल का, तो अंदर पानी की किल्लत हो गई क्योंकि पानी तो आ नहीं रहा कहीं से बाहर से, तो बारिश का पानी उन्होंने जमा करने की कोशिश की, तो इसराइली आर्मी ने ये कहा कि जी आप ये पानी भी इकट्ठा नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज़ आवर प्रॉपर्टी। इससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आप क्या लगा सकते हैं किसी काम पे? और इसकी जो है पास्ट हिस्ट्री तो समझ आती है कुछ हद तक कि जी चलें, पहले उनके पास इन्फ्लुएंशियल सपोर्टर्स थे कि पहले ब्रिटिशर्स की सपोर्ट थी, ब्रिटिश आर्मी थी वहाँ पे, बाद में अमेरिकन की सपोर्ट उन्हें मिल गई। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही सवाल बाय द एंड ऑफ द डे आता है कि ब्रिटिशर्स की आर्मी थी वहाँ पे,
फॉर 1948 से लेकर हम उससे पीछे वाले इरा को कंसीडर नहीं करते। जब सेपरेट स्टेट्स का कह दिया गया, उसके बाद से लेके अभी तक वाई इज इट कि हमें सिर्फ एक प्रेसिडेंट का नाम पता है फ़लस्तीनी, यासिर अराफात का। उसके अलावा किसी प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता हमें, शायद कि ऊपर आया ही नहीं। अभी जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम किसी को क्यों नहीं पता? क्या फ़लस्तीन में कोई सिटिंग गवर्नमेंट नहीं है? है। क्या उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं है? है। लेकिन जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं? उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं बनाया? हमारे यहाँ उसका अक्सर मैं खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देता हूँ। हमारे यहाँ अक्सर इसका जवाब दिया जाता है कि जी इसराइल के साथ अमेरिकन सपोर्ट है, इस वजह से नहीं वो बना सके अपना। तो सर, अमेरिकन सपोर्ट तो ईरान के पास भी नहीं है। ईरान इज अ न्यूक्लियर पावर। अमेरिकन सपोर्ट तो नॉर्थ कोरिया के पास भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया इज अ न्यूक्लियर पावर। So my question is, what stopped Palestinians from developing such kind of technology to defend themselves? That is a question I am unable to answer. और मुझे कोई इसका जवाब भी नहीं मिल रहा। Why is it that Palestine has no standing army? If Iran can develop everything in such environment, then why can't Palestine? इतनी पाबंदियां भी हैं ईरान पे, फिर भी वो काम कर इतनी पाबंदियों के बावजूद वो अपना सब कुछ कर रहा है। इसराइल उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट करता है और उन्हें मारता भी है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उनके आर्मी जनरल्स को टारगेट करता है और उन्हें असैसिनेट भी करता है। डिस्पाइट दैट दे आर एबल टू प्रोड्यूस सच टेक्नोलॉजीज दैट इवन पाकिस्तान कांट मेक। तो ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो फ़लस्तीनियों पर भी क्वेश्चंस, मेरा ख्याल है दोनों साइड्स पे हमें क्वेश्चंस करने चाहिए। जाहिर बात है, अगर फ़लस्तीन में कोई गवर्नमेंट है तो वो क्या कर रही है और उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं बनाया? उनके फॉरेन अफेयर्स क्यों नहीं हैं? आई मीन अगर पाकिस्तान है, वी नीड टू डिफेंड आवरसेल्व्स अगेंस्ट इंडिया, तो हमने अपने एलाइज भी बनाए हुए हैं। चाइना इज एलाई, जिसके साथ हमने मिलकर बहुत सारी डिफेंस प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। इवन इंडिया, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, उसने अभी तक अपना एलाई रशिया को बनाया था, उसके साथ मिलकर डिफेंस प्रोजेक्ट्स थे। अब उसने अमेरिका को एलाई बनाया, उसके साथ उसके डिफेंस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कुछ तैयारे जैसे F-21 है, वो स्पेसिफिकली इंडिया के लिए लॉकहेड मार्टिन ने बनाया है। मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया उनका वो लोगो था। ईरान को ज़रूरत है। बांग्लादेश जैसा मुल्क जो कल अभी हमसे आज़ाद हो रहा है, आई वुड से क्या आज़ाद हो रहा है, उसको ज़रूरत है डिफेंस की। उसने अपना डिफेंस बना लिया है। नाइजीरिया ने हमसे JF-17 खरीद लिए हैं। तो वाई इज इट कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया? और इसे मैं सॉरी टू से आप सवाल करने लगे थे, लेकिन मैं इसे कनेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इस्लामिक टॉपिक को बहुत ज़्यादा समझा जाता है। आई वुड लाइक टू कनेक्ट इट टू इस्लाम एज वेल कि क्या रसूलुल्लाह ने हमें अपने डिफेंस के लिए नहीं कहा? क्या घुड़सवारी, तीरंदाजी और इन सब चीज़ों का नहीं था कहा गया कि एक्टिवली बच्चों को सिखाएं, बच्चों को वॉरियर्स बनाएं? और वो किस लिए कहा गया था? अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और अगर हम एज अ पाकिस्तानी, हमारी आर्मी है, हमने 1948 से लेके अभी तक अपने आर्म फोर्सेस को एक मेजर शेयर ऑफ बजट दिया है, और वो इसीलिए दिया है ताकि वी कैन सिट हियर क्वाइटली विदाउट द फेयर कि अभी इंडिया हम पे हमला करेगा। और ये सब कुछ अगर उन्होंने नहीं किया तो क्यों नहीं किया? और इस्लाम में अगर फॉर इंस्टेंस ये कहते हैं जी हमास इनकी स्टैंडिंग आर्मी है, इस्लाम में जहाद का हुक्म तब दिया गया था, मैंने मेटिकुलसली ये बात 300-400 से कंफर्म किया है, जब मदीना जाके उन्होंने मदीना की एक रियासत बना ली थी। तो मतलब कि जहाद के लिए रियासत का होना ज़रूरी है। वाई इज इट की एक रियासत है वो एक जालिम के खिलाफ जहाद भी करना चाहती है, बट इट हैज़ नो स्टैंडिंग आर्मी। अच्छा, तो इसकी पाबंदियां जो हैं वो कैसे ख़त्म हो सकती हैं, या आपके ख्याल में कब ख़त्म हो सकती हैं?
क्या ख़त्म हो भी सकती हैं कि नहीं हो सकती? सर इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसराइल ये सब कुछ कर क्यों रहा है। अब उसमें एक वो द ग्रेटर इसराइल की थ्योरी आ जाती है सारा कुछ, बट एज फार एज मैंने जितना देखा है उनको अरब्स से मसला है, उनको मुस्लिम से मसला नहीं है, अरब से मसला है। आप उनके कमेंट्स देख लें, आप वो जो हेट स्पीच करते हैं वो देख लें, वो हमेशा अरब्स को टारगेट करते हैं और वो भी अपनी जो कि राइवलरी निकालते हैं कि बेसिकली इस ज़मीन से हमें अरब ने निकाला था। उनको अरब से मसला है। अरब्स जो उनसे हैं उनको, अब फॉर इंस्टेंस कर लेते हैं सऊदी अरब है या दुबई है या दूसरे हैं, उन सबको अपने से ज़्यादा किसी दूसरे की कोई परवाह नहीं है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। फॉरेन पॉलिसी सबकी अपने आप को पहले रख रही है, बाकी सबको पीछे रख रही है। तो जब तक फ़लस्तीनी खुद एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रेजिस्ट नहीं करते, जब तक वो अपने फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप नहीं करते, तब तक ये सब कुछ नहीं रुक सकता। एक चीज़ जो हो चुकी होती है मेरे नज़दीक उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर टू स्टेट सोल्यूशन 1948 से लेके अभी तक रेजिस्ट करके हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, तो मेरे नज़दीक उसको एक्सेप्ट करके उसके खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उसको रेजिस्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा, रादर देन कि आप एक आई वुड से कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ बना के और आप उनके थ्रू उन पे अटैक्स करें। अगर आज TLP वाले या तहरीक तालिबान वाले या अलकायदा वाले या कोई भी पाकिस्तानी जो लोकल बेस्ड फैक्शंस हैं, TLP का मैं नाम क्लैरिफाई कर दूं सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि दैट इज़ अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इन पाकिस्तान एंड दैट इज़ नॉट बैंड। अगर वो इंडिया पे हमला कर देते हैं तो क्या वो जहाद होगा? और अगर इंडिया वाले उसके रिटेलिएशन में पूरे पाकिस्तान पे बमबारी करते हैं तो क्या हम इंडिया को गलत कह सकते हैं? अगर हमास फ़लस्तीनियन गवर्नमेंट की एंटिटी है तो वो उसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते? और अगर वो उसकी ऑफिशियल एंटिटी नहीं है तो फिर व्हाट राइट हमास हैज़ कि वो उनके ऊपर हमला करें, क्योंकि स्टेट तो नहीं है वो। एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट बने, एक ऑर्गेनाइज, आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कुछ नहीं, आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दें कि हमास के जितने सोल्जर्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर हैं, आज से उनके सारे एक्शंस एक दिन में लीगलाइज हो जाएंगे। लीगलाइजेशन के गोरे का और हमारा जो डिफरेंस है बेसिकली वेस्टर्नर्स का और हमारा, वो यही है कि वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलते हैं। इसराइल ने जो भी मजालम किए वो इसराइली आर्मी और इसराइली पुलिस ने आके किए। उनके ऊपर मोनोग्राम लगे होंगे, उनके ऊपर इसराइल का दिया हुआ असला होगा, जबकि इनकी तरफ से जितनी रेजिस्टेंस हुई वो ना किसी स्टेट ने की, वो ना किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की तरफ से हुई। मेरे नज़दीक इनकी स्ट्रगल में सबसे ज़रूरी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है कि इनको इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो इनको रिप्रेजेंट कर सकें, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। मैं तमाम इसका लुबलबा नहीं समझ पाया हूँ कि जब तक पैलेस्टाइन खुद कुछ नहीं करेगा कोई कुछ नहीं करेगा। तो इसके साथ ही मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इंशाल्लाह किसी और इशू के साथ उसको ट्रेंड बना कर पेश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।